अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू दबिस्तान नफ्सियाती तनकीद से क्या मुराद है और मगरिब के 3 अहम नुमाइंदों के ख़यालात का इजहार। सबसे पहले आपके सामने दबिस्तानी तनकीद की तारीफ़ पेश की जाती है। नफ्सियाती तनकीद इंसानी नफ्सियात, इंसानी शऊर, तहत शऊर और लाशऊर के गहरे मुताले पर मबनी है। इसमें शायर की दाखिली कैफियत और नफ्सियाती उलझाव का तज्जिया किया जाता है। हकीकत के दाखिली तसव्वुर को परखा जाता है। इंसान की दबी हुई ख्वाहिशात और जिनसी थ्योरियों को ज़ेर बहस लाया जाता है। इंसान की नफ्सियात जो मुख्तलिफ दबाव का शिकार होती है, इसके शऊर और लाशऊर के तनाजुर में उसे परखा जाता है। नफ्सियाती तनकीद इस बात को निशानजद करती है कि किस तरह अदीब की शख्सियत और इसकी जहनी उलझनें फ़न पारे का हिस्सा बनती हैं। किसी भी फ़न पारे का मुताला करने के लिए फ़नकार के बातिन से गुज़रना ज़रूरी है और नफ्सियाती तनकीद इसी बात को मुमकिन बनाती है कि सबसे पहले इंसानी नफ्सियात का मुताला किया जाए और उसके बाद उसी फ़नकार की जो इंसानी कैफियत हैं उनको देखते हुए अदीब के फ़न पारे का मुताला किया जाए और उसका तज्जिया पेश किया जाए। इसके 3 नुमाइंदगान हैं। उनमें सबसे पहले आते हैं सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड कहता है कि फ़र्द की ऐसी नाआसूदा ख्वाहिशात जो लाशऊर में दबी पड़ी रहती हैं, जिस्मानी अलामतों की शक्ल में ज़ाहिर होती हैं। अदीब के बारे में इनका ख्याल है कि एक अदीब की जो ख्वाहिशात और आरज़ुएँ ज़िंदगी में पूरी नहीं होती, इन्हें वो अपनी हैजानी तदबीर से ख्वाब या तख़य्युल की सूरत में अदा करके उनकी तस्ईद करता है और इस तरह जज्बे को पस सतह से उठाकर बुलंद सतह पर कर देता है। जिसका मतलब ये है कि अदीब दीवाना या मजनू है जिसका इलाज अदब करता है, जो इसकी बीमारी को बुलंद मकासिद अता करके मर्ज़ को दूर कर देता है। इसीलिए अदब का ये असर होता है कि कारी जब इन ख्वाहिशात को अलामात की सूरत में देखता है तो उसके जज्बात की तस्कीन हो जाती है। सिगमंड फ्राइड ने तहलील नफ्सी और नफ्सियात में रिश्ता कायम किया और तहलील नफ्सी की रोशनी में अदब का मुताला करके नाक़दीन की रहनुमाई की। इन्होंने इंसानी जहन को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए पहले को शऊर और दूसरे को लाशऊर का नाम दिया और कहा कि इन दोनों के दरमियान एक अबूरी तबका है जिसे तहत शऊर कहते हैं, और लाशऊर पर जोर देते हुए कहते हैं कि लाशऊर से इंसानी शऊर और इरादे की आजिज़ी और नारसाई का पहलू निकलता है। सिगमंड फ्राइड का कहना है कि तमाम फ़नून लतीफ़ा फ़नकार की जिनसी उलझनों का नतीजा होते हैं। नक़ाद के लिए लाजिम है कि वह फ़नकार की ज़ाती ज़िंदगी और उसके हालात से वाक़फ़ियत हासिल करे और हासिल करदा मालूमात की रोशनी में फ़नकार की दबी हुई ख्वाहिशात और जिनसी उलझनों से आगाह होने के बाद फ़न पारे का मुकम्मल तज्जिया करे। इसके बाद अल्फ्रेड एडलर के फ़नकार के हवाले से ख़यालात फ्राइड से मिलते जुलते हैं। अल्फ्रेड एडलर कहते हैं कि अल्फ्रेड एडलर ने फ़नकार को इंसानियत का रहनुमा करार दिया और इंफरादी नफ्सियात की बुनियाद रखी। इन्होंने आर्ट और तहज़ीब के बुनियादी महरक़ात की जस्तजू करते हुए फ़र्द की शख्सियत में एहसास कमतरी का सुराग लगाया। अल्फ्रेड एडलर का कहना है कि इंसान इब्तिदा ही से नफ्सियाती कशमकश का शिकार है, लेकिन फ़नकार में अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए अपनी नफ्सियाती कमज़ोरियों, कोहताइयों और दाखिली कशमकश के इजहार की सलाहियत होती है और ये इजहार बड़ी हद तक इसे इत्मीनान क़ल्ब नसीब करता है। इसके बाद कार्ल योंग कहते हैं कि लाशऊर शिकस्त खुर्दा जिनसी आरज़ुओं और महरूमियों की आम जगह होने के साथ साथ इज्तमाई, तहज़ीबी और जमालियाती कद्दों और तसव्वुरात का एक कीमती ख़जाना भी है।
اس لیے کہ انسانی لاشعور شخصی ہونے کے علاوہ اجتماعی اور نسلی نوعیت کا بھی ہے۔ ان کے خیال میں لاشعور عظیم تخلیقی قوتوں کا سرچشمہ ہے۔ جب فنکار اپنی داخلی شخصیت کا عرفان حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی تخلیق ازلی و ابدی حسن اور معنویت سے ہمکنار ہوتی ہے۔ انہوں نے ادبی تخلیق کی 2 قسمیں بیان کرتے ہوئے پہلے حصے کو نفسیاتی اور دوسرے حصے کو تخیلی قرار دیا، اور اس کی مثال میں گوئٹے کی تصنیف فاؤسٹ کو پیش کیا، جس کا پہلا حصہ نفسیاتی اور دوسرا حصہ تخیلی ہے۔ یونگ تخلیقات کے سماجی منصب پر کافی زور دیتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے نفسیات دبستان سے متعلق اہم نمائندگان اور اس کی تعریف۔